नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC 2025 के लिए एक टारगेट सीरीज आपके लिए लेके आए थे, जिसमें हम पूरे MP के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं MPPSC द्वारा अदर एग्ज़ाम में, उन सभी को कवर कर रहे हैं। साथ साथ एनालिसिस के बेसिस पे भी हम कुछ प्रश्न बाद में बनाएंगे, परंतु अभी हम प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी MPPSC ने पूछे उन सभी को डिटेल के साथ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने 7 लेक्चर आपके कंटिन्यू डेली बेसिस पे आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर डाले हुए हैं। आपने कभी उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर को भी जाके देखिए और इस सीरीज को डेली फॉलो कीजिए। इस सीरीज का जो नाम है वह रोटी सीरीज़ है, यानी कि जब आप रोटी खाते हैं शाम के टाइम या दिन में, उस समय बैठकर इस सीरीज को अच्छे से देख सकते हैं। कभी इसके नोट्स बना लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नहीं भी बनाते हैं तो मेरा यह मानना है कि कम से कम यूनिट 10 के कुछ MCQ आते हैं। साथ साथ यूनिट 2 जो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित है, इन दोनों टॉपिक से कभी जितने भी आप प्रश्न आते हैं उनको तो ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इन दोनों यूनिट में ही फेस करनी होगी। तो इनके जितने ज़्यादा फैक्ट मिले, साथ साथ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उसे आप क्या कीजिए, अपने सिलेबस में जोड़ते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है। दोस्तों, आप सभी को पता है जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के 4 लोगों को क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नाम थे। एक थे भैया ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश शर्मा, आप सभी को पता होगा। एक थे भगवती लाल राजपुरोहित। फिर एक का नाम था हमारे कालू राम बामनिया और एक का नाम था सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये 4 लोगों को क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था। ओम प्रकाश शर्मा जो हैं वह कहाँ से संबंधित है, तो वह उज्जैन से संबंधित है। और माच जो आपका राजकीय नृत्य नाट्य है, उसके लिए वह बहुत फेमस है। और कला के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया, तो सर पद्मश्री दिया गया। भगवती लाल राजपुरोहित की बात करते तो यह संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और इन्हें संस्कृत यानी किसके लिए, संस्कृत यानी साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया था पद्मश्री। कहाँ से संबंधित हैं, तो इनकी बात करते हैं तो यह धार जिले से संबंधित है। कहाँ से, धार जिले से संबंधित है। इनके द्वारा राजा भोज की रचना विश्व, फिर उसके साथ उज्जैनी के महाकाल, सेज से सरोज आदि ग्रंथ लिखे गए। कालू राम बामनिया की बात करते तो यह देवास से संबंधित थे और कबीर गायन के लिए इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री, यानी कला के क्षेत्र में कालू राम बामनिया को। सत्येंद्र सिंह लोहिया को खेल व साहसिक क्षेत्र में दिया गया था। यह भिंड जिले से संबंधित है। और पेरा तैराक हैं, ये सभी बात आपको याद रखना है। तो पेरा तैराक थे, इनको साहस के लिए क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था। यहाँ पर क्या पूछा भैया, शिक्षा और साहित्य पूछा, तो शिक्षा और साहित्य के लिए किसको दिया गया, भगवती लाल राजपुरोहित को दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, किसे कला के क्षेत्र में दिया गया, किसको खेल के क्षेत्र में दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। क्योंकि अभी हमारा पेपर कब है, 16 फरवरी के दिन है। और भैया जो पद्मश्री दिए जाते हैं वो 25 जनवरी के दिन दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो 25 जनवरी 2025 को देंगे, 16 फरवरी को हमारा पेपर है। तो क्या है, नवीन तो वहाँ पूछेगा नहीं, तो पुराने ही पूछेगा। तो चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, उसका यह शेड्यूल है, जिसमें हम देखिए एक यूनिट वाइज, एक टॉपिक वाइज, दूसरा FLT, फिर टॉपिक वाइज, फिर FLT, ऐसे करके लगातार आपके टेस्ट लेंगे। सैटरडे के दिन आपका टॉपिक वाइज होगा, साथ साथ जो संडे के दिन होने वाली वह आपकी क्या होने वाली, FLT होने वाली। इसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको 20 FLT मिलेंगी,
15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ में 14,000 प्लस MCQ आपको हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर्वर पर सॉल्व करने को मिलने वाले हैं। इसका प्राइस ओनली 499 रुपये है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपकी जो तैयारी है उसमें एक बूस्टअप का काम करेगा, यानी आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, टॉपिक अच्छे हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। आप घर बैठ के ऑफलाइन मोड पर भी देख पाएंगे कि आपको हम PDF दे देंगे, आप जाइए PDF को निकलाइए और उसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रीलिम्स का जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, रायसेन किले के दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुख में से शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, रायसेन महल की बात करते हैं तो यह रायसेन जिले में स्थित होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसे राय बसंती नामक एक राजा द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो हमें बादल महल दिखता है, रोहिणी महल देखने को मिलता है, इत्रदार महल दिखने को मिलता है, रोहित महल भी हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें नहीं मिलता है तो हमें नहीं मिलता है मोती महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोती महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सूर्यवंश के राजा थे शेरशाह सूरी, आप सभी ने सुना होगा, इसने एक बार रायसेन के किले पर आक्रमण किया था और इसमें हारते हारते यहाँ बच गया था। तो इसने बोला था, आज छोटे से साम्राज्य के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य गंवा देता, छोटे साम्राज्य के लिए अपना पूरा साम्राज्य गंवा देता, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। और MPPSC ने इसे पूछा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, कला से संबंधित मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख किले, जैसे ग्वालियर का किला आप सभी को पता होगा ग्वालियर में है। फिर सतखंडा महल मध्य प्रदेश में 2 जगह पर, एक है दतिया में और एक और हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मंडला में। जो मंडला वाला है वह किसका है, तो वह गोंड राजाओं का। दतिया वाला है वह किसका, बुंदेला राजाओं का है। फिर ओरछा का किला ओरछा में स्थित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, धार का किला धार में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। मांडू का किला मांडू धार में है। अलाउद्दीन का किला भी है हमारे यहाँ मंदसौर में। ये सभी आपको जानकारी पता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधनों के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। देखिए, आजकल नहीं पे बहुत प्रश्न पूछ रहा है। पहले केवल एक आंसर पूछता था, आजकल वह 3 आंसर देता है और एक को गलत बताना होता है। तो सबसे पहली बात हमारी जानकारी ये याद रखना कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है वह किस मंत्रालय के अधीन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास। तो भैया एक बार पूछ लेगा कि जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना वह किस मंत्रालय के अधीन है, तो लाडली महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत। यह कब चालू हुई थी, तो यह सर 15 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से योगदान दिया जाता है। पहले 1000 रुपये दिया जाता था, पर वर्तमान में 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, अब हाँ आपसे साल का पूछ लेगा तो 1250 में भैया 12 का गुणा कर देना, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे सर 3000 और ये हो जाएंगे तो लगभग 15,000 रुपये प्रति साल इसमें दिए जाते हैं, पर ईयर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। फिर उसके बाद विवाहित महिलाएं जिन्हें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं शामिल होंगी, बिल्कुल सही है, यानी शादीशुदा तो होनी चाहिए। फिर आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष कम हो, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। उनके परिवारों का कोई सदस्य आयकर दाता हो, कभी आयकर दाता हो यानी टैक्स पेयर हो, तो उसे क्यों शामिल करेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो 23 वर्ष है इसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कभी परिवार और परिवार की में जो महिला है उसकी कभी 2.5 लाख से अधिक इनकम है, तो उस महिला को भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश की एक और योजना चलाई जाती है, लाडली लक्ष्मी योजना। ये भैया कब शुरू की गई थी, तो 2007 में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। इसमें 2006 के बाद जन्मी हुई बालिकाएं क्या होती है, पात्र होती हैं। तो ये वाली योजना के बारे में भी याद रखना, महिला एवं बाल विकास की है मध्य प्रदेश सरकार की, और लाडली बहना योजना के बारे में तो आपको याद ही रखना है।
कई बार पूछ लेगा कि पूरे साल भर में कितना देते हैं, तो आपको याद रखना है 12 सर, और 12 और 3 आपने इधर जोड़े थे, 2.5 इंटू 12 करके, 25 इंटू 12 करके, तो आपने 15,000 बताया था, तो 15,000 राइट टिक लगा के आना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? तो भैया विद्याधर जो थे वह किस वंश से थे? सबसे पहले तो आ जाएगा तो चंदेल वंश के राजा थे। सर चंदेल राजाओं ने कब शासन किया? तो 9वीं और 10वीं शताब्दी में शासन किया था इन्होंने। कहाँ पर? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, इनकी खजुराहो एक क्या थी? राजधानी हुआ करती थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसके जो संस्थापक थे, जो चंदेल वंश के संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? तो सर उसका नाम था नन्नुक। इसी वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ विद्याधर। विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी का क्या किया था? प्रतिशोध किया था, यानी उसका विरोध किया था, और विरोध करने वाले एकमात्र शासक थे ये। ठीक है, इनका एक सेनापति था, उनका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, किसके सामने? मोहम्मद गजनबी के सामने। तो विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। विद्याधर इतने साहसी थे तो इन्होंने परमार राजा राजा भोज और कलचुरी राजा गांगेदेव दोनों को पराजित किया था, ये बात भी आपको याद रखना है। फिर इनके द्वारा किताब ए हिंदवी नामक कविताएं लिखी जाती थी, किसके द्वारा? विद्याधर के द्वारा। विद्वानों का मत है कि जो कंदारिया महादेव मंदिर है, जो कहाँ पर है? खजुराहो में है, उसका निर्माण भी किसने कराया था? तो विद्याधर द्वारा कराया गया है, ये विद्वानों का मत है। बहुत सारे बुक में धंगदेव लिखा मिलेगा आपको, तो उसको भी देख लीजिएगा, परंतु कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? विद्याधर द्वारा बनवाया गया, आपको याद रखना है। अकबर सर मुग़ल शासक था, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम सर, जो हमारे यहाँ पहले अरब आक्रमण हुआ था, सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने आलोर के राजा, ब्राह्मण राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था और उनको पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो गोरी वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज चौहान से इसने 2 युद्ध लड़े, कौन कौन से? उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी से और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, दूसरे में परंतु जीत गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपना जो एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दिल्ली की गद्दी सौंप कर चला गया था वापस। ठीक है, तो दोनों के युद्ध के नाम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो यानी देश के कौन से टाइगर का जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, टाइगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, उसके लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भाव पूछना चाहता है। करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये भैया जो दिया था वो किसे दिया था? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यह नर्मदापुरम में स्थित है, आप सभी को पता है। देनवा नदी इसकी जीवन रेखा कही जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। जो तवा जलाशय है वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पचमढ़ी जो है वह भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख टाइगर क्षेत्र जैसे देनवा, कभी आप जाओ तो उनसे यह बोलना है कि मुझे देनवा क्षेत्र में घुमाओ, मट्टुकुली क्षेत्र में घुमाओ। तो इन क्षेत्र का कभी आप नाम लोगे और उन्होंने देनवा और मट्टुकुली क्षेत्र में आपको घुमाया, तो आप यकीन मानिएगा यहाँ पर आपको टाइगर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, किस जिले में? नर्मदापुरम में। कान्हा की बात करते हैं तो मंडला में है सर, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सर हमारी उमरिया में है, और इसकी स्थापना सर 1968 में की गई थी। फिर पन्ना टाइगर अभी चर्चाओं में आया था, क्योंकि यहाँ पर 10 से ज़्यादा जो हाथी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। पन्ना टाइगर रिजर्व सर पन्ना में है, इसके बीच से केन नदी निकलती है, और केन नदी को जीवन रेखा कहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, आप सभी को पता है। यहाँ पर हड़ौती का पठार है, ये भी आपको याद रखना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आपको पांडव जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, परंतु एसटीआर के बारे में याद रखना कि सबसे ज़्यादा जलप्रपात हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ओलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए ओलिकर जो राजवंश है वह मालवा क्षेत्र से
क्या रखता है, बिलोंग करता है। और मालवा में कहाँ पर, रतलाम, मंदसौर इधर तरफ से। तो इसमें दे रखा है दसपुर, तो वहाँ कहाँ से संबंधित था, दसपुर से, आप सभी को पता होगा। मंदाता ओमकारेश्वर है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है, अब देखो होलिकर वंश के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना बताई जाती है जय बर्मन के द्वारा की गई थी। इसका एक प्रतापी शासक हुआ यशोवर्मन। इसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है। इनका एक दसपुर अभिलेख हमें देखने को मिलता है, दसपुर मंदसौर में। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सर इसमें तेली समूह के बारे में बताया गया है। विज्ञापन का जिसमें हमें उल्लेख मिलता है वह पहला अभिलेख दसपुर अभिलेख है। फिर यहाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। वत्स भट्टी द्वारा इसे लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो कितने सारे फैक्ट लिख दिए। फिर एक यशोवर्मन का सोनदानी अभिलेख, सोनदानी अभिलेख भी उसे बोला जाता है, सोनाड़ी अभिलेख भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो यह अभिलेख भी यशोवर्मन का है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मार्च 2024 को फूलबाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया? तो भैया केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई, कौन सी, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनकी क्या कराई जाती है, यात्रा कराई जाती है। तो उन सभी यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फूलबाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा, चित्रकूट को शामिल किया गया था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन। चित्रकूट की बात करते हैं तो सर सतना में स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कितनी बार बताओगे एक ही बात को, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अनसुईया आश्रम है, रामायण कालीन यह स्थल है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, बहुत सारी बात हम बता चुके हैं चित्रकूट के बारे में, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए इनका निधन हुआ था भोपाल में, इसलिए यह प्रश्न पूछा था। और यह महाकौशल क्षेत्र से संबंधित थे। यह 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे, इसलिए इनके बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है ठाकुर निरंजन सिंह कहाँ से संबंधित थे, महाकौशल क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजना मठ किस देवता को समर्पित है? तो भैया जो बाजना मठ है इसकी स्थापना संग्राम सिंह द्वारा की गई थी। संग्राम सिंह या संग्राम शाह आप बोल लीजिए, जो कि गोंड वंश के क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, यह बाजना मठ कहाँ पर है? तो यह जबलपुर में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर तंत्र विद्या के लिए यह बहुत फेमस है। अब तंत्र विद्या हमारे उज्जैन में भी होती है, तो उज्जैन में सर वहाँ पर क्या है तंत्र विद्या के लिए? भैरवनाथ का समीप ही मंदिर है, आप सभी को पता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो वह भैरव देवता को समर्पित होगा, आप सभी को याद होना चाहिए। संग्राम शाह द्वारा जबलपुर में एक संग्राम सागर बनवाया गया था, जिसके पुनरुद्धार की हाल ही में बात की है भारत सरकार ने, तो चर्चाओं में रहा, करंट अफेयर है, तो याद रखना कहाँ पर है, जबलपुर में। फिर मैंने कल भी आपको बताया था कि मदन महल जो है वहाँ भी किससे, गोंड राजाओं से संबंधित है, राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया है, कहाँ पर, जबलपुर में। ठीक है, तो कितनी सारी बात हमने यहाँ पर पढ़ी, इन सभी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यशोवर्मन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यशोवर्मन की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। तो यशोवर्मन किस राजा थे? तो सर ओलिकर राजा थे, आप सभी को पता है। और इन्होंने कहाँ पर शासन किया? तो सर दसपुर, मंदसौर और मालवा के क्षेत्र में हमारे यहाँ शासन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। कुछ अन्य हम संग्रहालय की बात करते हैं तो केंद्रीय संग्रहालय आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में एक ही जगह है, कहाँ पर, आपके इंदौर में। आपने चिड़ियाघर देखा होगा, चिड़ियाघर के बगल में केंद्रीय संग्रहालय, घूम के आ सकते हैं। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पर है? तो सर ये भोपाल में। फिर जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? 2 संग्रहालय हैं वहाँ पर इंदौर में, एक जनजातीय संग्रहालय और एक इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय, दोनों भोपाल में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपसे ओरछा संग्रहालय पूछा जा सकता है, या जिसे बुंदेला संग्रहालय भी बोलते हैं, तो वहाँ कहाँ पर है? ओरछा में है। तो कुछ छोटे छोटे संग्रहालय हर जिलों में होते हैं, वहाँ पर जो राजा महाराजा क्या करते हैं, शासन करते हैं, उन्हीं के नाम पर उसे रख दिया जाता है। जैसे कि आपने चंदेरी सुन रखा होगा, तो चंदेरी संग्रहालय भी हमारे यहाँ है। कहाँ पर है? चंदेरी। और चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। तो यह सभी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदुमती के लेखक कौन है? तो इंदुमती के लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास है। सेठ गोविंद दास का संबंध कहाँ से? जबलपुर से है।
और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सर सिवनी में स्थित है, परंतु इसका विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? सिवनी और छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1992 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। जो अकबर की आईन अकबरी है उसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो मोगली है, मोगली भी कहाँ का बताया जाता है? सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है। इस राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, आपको याद रखना है। मोगली उत्सव इसी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाता है हर साल। तो कितनी सारी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर ली। यहाँ पर पेंच नदी निकलती है इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, आप सभी को पता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पे जाने से पहले MPPSC का जो हमारा लाइव बैच चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। जो बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं प्री में, उन बच्चों के लिए तो भैया ये रामबाण है, आप समझ लीजिए। जो अदर कहीं कहीं से पढ़ते रहते हैं उनके लिए रामबाण है। सीधा स्टैटिक टाइप का, और जो एग्ज़ाम में आता है उसके आधार पर हमने इसको पूरा तैयार किया है, और उसी के आधार पे हम टीचर से पढ़वाते हैं कि भैया जो एग्ज़ाम में आ रहा है केवल उसे ही पढ़ाना है, और जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है उन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो इसकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं, तो आप इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर पे जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, और हम लगातार पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता है। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेमो भी ले सकते हैं, डेमो वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, डेमो देखिए उसके बाद इसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नृत्य दे रखे हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है या कौन सा नाट्य कहाँ पर किया जाता है। तो देखो हम तुक्का लगाते हैं। मालवा में तो सर माच किया जाता है, मेरे को तो केवल एक ही याद था सर। तो तीसरे का चौथा मेरे को 2 ऑप्शन में मिल रहा है। फिर मेरे को सर पता है कि काठी मैंने कहीं कहीं सुन रखा है और वो निमाड़ में होता है। तो भैया 4th का 3rd है, तो 4th का 3rd मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर 4th नहीं था, तो ये तो भैया कट गया। ठीक है, यहाँ पर D का 1st हो रहा है तो ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A वाला। यानी बुंदेलखंड में होता है कनाड़ा, और बघेलखंड में होता है केहरा, और मालवा में होता है माछ, निमाड़ में होता है काठी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे सॉल्व किया जाता है ये जोड़ी बनाव वाले को। आप क्या करते हैं, पूरे मिलाने बैठ जाते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है। आपको एक ना एक तो याद होगा। कभी आप इमेजिनेशन करेंगे, आपने जितना पढ़ा है उसका थोड़े भी लॉजिक आप लगाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं माछ पढ़ रखा है और कहीं ना कहीं काठी पढ़ रखा है, और एक बार दोनों लिंक हो गए तो हो गए। देखिए अपन ने एक पकड़ा था केवल 4, तो अपन के 2 ऑप्शन तो यहीं पे ख़त्म हो गए थे। फिर अपन ने पढ़ लिया कि भैया D का तीसरा हो सकता है, तो भैया मैंने D का मेरे को एक ही में तीसरा मिला, यानी राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई थी? तो देखिए यह जो किताब है वह संस्कृत का एक नाटक है, जो कि कृष्ण मिश्र द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया था। और किसके शासनकाल में? तो जो चंदेल शासक थे कीर्ति वर्मन, उनके शासनकाल में प्रबोध चंद्रोदय लिखा गया था। तो आपको याद रखना है, कई पेपर में आता है चंदेल वंश की थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्रबोध चंद्रोदय में भी देखने को मिलती है। और किसकी यह रचना है? कृष्ण मिश्र की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1983 में समाचार पत्र शुभ चिंतक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो यहाँ हुआ था जबलपुर से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा हुए वह जबलपुर वाले क्षेत्र में ही हुए थे। तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा जबलपुर से ही प्रकाशित होता है। एक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा एक पेपर निकाला गया था लोकमत, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भैया गांधी इसमें है कि सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। तो सर आपने पढ़ा रखा है कि गांधी सागर मंदसौर में, बहुत अच्छे मैप से पढ़ाया था, मज़ा ही आ गया था, आज तक याद है। बरगी भैया जबलपुर में है।
तो पहले का दूसरा कहाँ देखने को मिल रहा है सर? मेरे को ये 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी मेरे ये 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर दूसरे का चौथा तो सर मेरे को एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये दूसरे वाले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर बाण सागर परियोजना मैं लगा दूंगा सर कहाँ पर? रीवा में। और राजघाट परियोजना कहाँ पर? अशोकनगर में। अब कैसे? अब सर आपने तो बताया था यह शहडोल में है, तो देखिए अभी तक इसका जो पानी है वो रीवा और सतना जिले को ही प्रदान किया जाता है। शहडोल में बना हुआ है पर इसका अधिकतर क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है? रीवा और सतना वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इन्होंने रीवा दिया है। फिर राजघाट का सर अशोकनगर क्यों दे रखा है? तो देखो भैया ललितपुर में तो यह बना हुआ है, पर इसका पानी थोड़ा बहुत कहाँ पर भी आता है? अशोकनगर ज़िले में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका उन्होंने ऑप्शन दिया था अशोकनगर। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा बहुत हमें तुक्का लगाना पड़ता है आइट साइड का रख के, तो याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों कोयला से तो हर एक पेपर में प्रश्न आ रहा है, तो अच्छे से रट ही लेना इसे। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सुहागपुर है, आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत झिलमिल की खान, झिलमिल, सोनाहट और कोरिया क्षेत्र जो हैं वह आते हैं किसके अंतर्गत? सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र का एक क्षेत्र है और यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगरौली में सर सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र लगा हुआ है, उसका नाम है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए राजघाट परियोजना वहाँ बोल रहा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के, तो सर बिल्कुल सही है, क्योंकि किस पे बनी हुई है? तो बेतवा नदी पर बनी हुई है। चंबल घाटी परियोजना सर मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल सही है सर। गांधी सागर, फिर राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये 3 बनी हुई है किसके ऊपर? चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है सर। और गांधी सागर मंदसौर में अभी हाल थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया है। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिलता है, और जो जवाहर सागर है वो कोटा में देखने को मिलती। तो यह 3 ही किससे याद करना हो तो गरज इसकी शॉर्ट ट्रिक है, 3 बार बोल लेना, चंबल नदी की गरज हमारे ऊपर है, याद हो जाएगी। बाण सागर परियोजना वहाँ बोल रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। सर आपने पढ़ाया है कि 3 राज्यों के मध्य कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सर बिहार। और आपने नोट लगा के लिखवाया था कि छत्तीसगढ़ राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं है। 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, 2:1 में यह परियोजना बनी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि किसने उद्घाटन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। इसके अंतर्गत देवलोंद बांध बनाया गया है शहडोल में, जो कि कहाँ पर? इस कारण इसे देवलोंद परियोजना भी कहते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। मोरारजी देसाई द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी, ये बात भी हमने जब क्लास पढ़ रहे थे लाइव क्लास, उसमें ये सब बातें की थी। फिर सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात, हाँ सर बिल्कुल सही है। यह 4 राज्यों के मध्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण सागर परियोजना, क्योंकि इन्होंने पूछा था सुमेलित नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। अम्बाह नहर 179 बिल्कुल सही है, मुरैना में है। हलाली नहर आप सभी को पता है विदिशा में है, 76 किलोमीटर की यह नहर है। तवा नहर 197 किलोमीटर की, तो यह गलत है, यह लगभग 180 किलोमीटर के समथिंग हमें देखने को मिलती है। बेनगंगा नहर बिल्कुल सही 145 है, जो कि बालाघाट और सिवनी ज़िले में हमें पानी सप्लाई करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सतपुड़ा की मैंने कल परसों डेली बात कर रहा हूँ, तो 1963 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी। और यह चालू कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1963, क्योंकि स्थापित की बात कर रहा है। शुरू कब हुआ? 1967 में हुआ, याद रखना। अमेरिका की सहायता से बना था, और कहाँ पर? सारणी बैतूल में स्थित है। 2007 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र था। ताप विद्युत क्या होता है? तो सर कोयला और पानी से यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, उसे ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। मैंने ये सभी बातें आपको 10 बार बता दी हैं और आपको लिखवा भी चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में कब से जाना शुरू हुई? तो देखिए 25 दिसंबर
2020 क्या 25 दिसंबर 2020 को यह योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत राज्य के किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 2,000 की किस्त उनके हर चौथे महीने में डलती है। तो याद रखना कब शुरू की गई थी, 25 सितंबर 2020 के दिन किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। और कितनी, एक साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती। 2,000 की 3 किस्त किसानों के खाते में डलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन का मजबूती देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने पेशा कानून कब, देखो पेशा कानून कब और किस अनुसूची के तहत लागू किया, मिलान सही करें। तो देखिए 15 नवंबर 2022 के हमारे यहाँ क्या चालू हुआ था, तो सर पेशा कानून लागू हुआ। तो सी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सी अनुसूची में के तहत, तो 5वीं अनुसूची के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो आपको याद रखना है पेशा कानून तो आया था 1996 में, जिसके तहत क्या हुआ था, आदिवासी के जो अधिकार हैं उनके ऊपर बात की गई थी कि जंगल पे अधिकार आदिवासियों को होगा, उन सभी की इसमें बात करते हैं। तो यह मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 के दिन लागू हुआ। और किस अनुसूची के तहत, 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं, आप सभी को पता है अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की बात करते हैं। तो किस में, 5वीं अनुसूची के तहत यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सर आज सुबह ही आपने पढ़ाया था कल, 7, 26, 26, 809 हमारे यहाँ की जनसंख्या है, जो कि 5.99% है। 10 की वृद्धि 20.3% हुई, तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व 231 है, तो यह बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भैया यह है 196 उस टाइम था, फिर यह बढ़ गया था मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व यह नहीं है, तो यह इसका गलत आंसर हो जाएगा। लिंग अनुपात कितना है, तो लिंग अनुपात सर हमारा 931 है, यह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 196 से ज़्यादा है हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो लिंग अनुपात तो मैंने कल भी आपको बताया था। 1000 पे पुरुषों की महिलाओं की संख्या कितनी होती है, तो हमारे यहाँ 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। लिंग अनुपात की बात की थी तो चार जिलों का लिंग अनुपात क्या था, 1000 से अधिक था। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। इसका 1021 था सर्वाधिक, और सबसे कम मैंने आपको भिंड में बताया था कितना, सर 800 के समथिंग आपने बताया था, 854 के समथिंग, जो भिंड की में सबसे कम लिंग अनुपात था। तो यहाँ पर 3 हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर और लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ गलत हो जाता है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले अब हमें क्वेश्चन ऑफ द डे देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको 2 उत्तर दे रहा हूँ। मुड़िया किस जनजाति की उपजाति है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दोस्तों यह सीरीज कितनी अच्छी चल रही है, लगातार 8 लेक्चर और डेली आपके सामने देखने को मिले। तो इस सीरीज को लगातार सपोर्ट कीजिए, हमारे PSC बाय DC सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी आपको हमारा लाइव कोर्स खरीदना हो तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज भी कभी आपको खरीदना है तो PSC बाय DC सर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही हम रोज़ाना मिलते रहेंगे। कल वापस मिलेंगे इसी समय आपके साथ बहुत अच्छे से। जब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, सभी खुश रहें।